So good afternoon to all the dearest children which are waiting for the next lecture of solid state. In the previous lectures we have finished like different topics. In the first one we have taken amorphous and crystalline. In the second one we have taken the comparison between both amorphous and crystalline. Third lecture we have taken types of crystalline solid. And in this lecture, this is lecture number 4. In the beginning we have to solve questions from types of crystalline solid. Last class में types of crystalline solid अपन ने ख़त्म किया था, उसके questions कुछ अपन करेंगे आज. Then we will start the next topic. तो आप सब लोग मेरे साथ पहला क्वेश्चन लिखेंगे अपनी कॉपी में. Classify the following solids. Classify the following solids on the basis of intermolecular forces. On the basis of intermolecular forces. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस में हमें इन्हें क्लासीफाई करना है, जो कि अपन ज़रा सा रिवाइज कर लेंगे. अगर पिछली क्लास का तो आपको याद होगा कि आपने 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़े थे. पहला मॉलिक्यूलर सॉलिड था जिसका 3 पार्ट में डिवीजन था, नॉन पोलार, पोलार और हाइड्रोजन बॉन्डेड. दूसरा अपन का आयोनिक सॉलिड था. तीसरा हमारा मेटालिक सॉलिड था और आखिरी हमारा कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड था. तो इस तरह से हमें इन्हीं टाइप को बताना है यहाँ पर. जैसे ए आपका है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट. पोटेशियम सल्फेट का जो सॉलिड है वो देख के ही लग रहा है K पॉजिटिव सल्फेट नेगेटिव यानी आयोनिक सॉलिड. तो हम हर उसका लिखते जाएंगे. फॉर आयोनिक हम I लिखेंगे, आप चाहो तो पूरा लिख लो. मॉलिक्यूलर में हम M लिखेंगे, कोवेलेंट में हम C लिखेंगे और मेटालिक में हम M लिखेंगे. आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो, आयोनिक सॉलिड. चलिए अपन A हो गया. अब हम B पे आते हैं. B लिखा हुआ है आपका टिन. TIN, टिन एक मेटल है. तो टिन के अंदर कौन सा सॉलिड आएगा? मेटालिक सॉलिड. तो टिन बिलोंग्स टू मेटालिक सॉलिड. ठीक है. थर्ड हमारा आ रहा है बेंजीन. अब आप ज़रा सा ध्यान रखें कि बेंजीन में क्या हो सकता है. बेंजीन जो हमारा है वो नॉन पोलार है. पहली बात, उसमें कोई भी सारा प्लेनर स्ट्रक्चर है, वो उसका डायपोल मोमेंट 0 होता है. लेकिन वो मॉलिक्यूलर है, तो वो कौन सी कैटेगरी का आ गया? नॉन पोलार MS, मॉलिक्यूलर सॉलिड. तो बेंजीन में हम लिखेंगे नॉन पोलार MS यानी मॉलिक्यूलर सॉलिड. क्योंकि मेटालिक और मॉलिक्यूलर में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए उसको मैं MS लिखूंगी. जहाँ मैं मॉलिक्यूलर लिखूंगी वहाँ MS लिखूंगी और जहाँ मेटालिक होगा वहाँ M लिखेंगे. तो चलिए अब अपन नेक्स्ट वाला देखते हैं. नेक्स्ट वाला आप लोग देखें कि नेक्स्ट वाला क्या है. नेक्स्ट हमारे यूरिया है. यूरिया भी हमारा एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन वो पोलार है, क्योंकि उसमें यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2. ऑक्सीजन नेगेटिव है, कार्बन पॉजिटिव, उसमें पोलैरिटी आती है. तो यूरिया का आप लिखेंगे पोलार MS. फॉर यूरिया यू हैव टू राइट पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलार MS. उसके बाद अब हम आ रहे हैं E पे. तो हमारा D भी हो गया, पोलार MS हो गया ये. अब हम आ रहे हैं E पे. E हमारा लिखा हुआ है अमोनिया. व्हाट इज E? E इज अमोनिया. अब जो अमोनिया हमारा है NH3 है ये. तो अमोनिया के अंदर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन. तो फोन यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड. तो अमोनिया में अपन लिखेंगे, ये भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, लेकिन कौन सा? हाइड्रोजन बॉन्डेड MS. तो अमोनिया के लिए हम लिख रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड MS. हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड इज अमोनिया. उसके बाद हम आ रहे हैं वाटर पे. तो वाटर भी आपको बिल्कुल वही लग रहा है, FON. यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. तो वाटर के अंदर भी क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डेड MS. तो ये भी सेम रहेगा, सेम इसी जैसा रहेगा. आप लिख लें अपनी कॉपी में हाइड्रोजन बॉन्डेड MS. हाइड्रोजन बॉन्डेड MS. ये भी आपका पानी भी हाइड्रोजन बॉन्डेड MS ही रहेगा. अब हम आ रहे हैं G पे. G हमारा दे रहा है ZnS.
जिंक सल्फाइड। व्हाट इज जी? जी इज जिंक सल्फाइड। जिंक +2 है, सल्फर पे -2 है, तो ये सिंपल आयोनिक सॉलिड है। तो जिंक सल्फाइड इज आयोनिक सॉलिड आई। फिर हमारा H आ रहा है ग्रेफाइट। पिछले लेक्चर में हमने ग्रेफाइट में स्पेशली हमने पढ़ा था कि जो कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर भी होते हैं और कंडक्टर भी होते हैं। तो उसमें से ग्रेफाइट अपन ने पढ़ा था कंडक्टर, यानी ये कौन सी कैटेगरी का आ रहा है? कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ये हमारा कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड है जो कि H है यानी ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट इज कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। उसके बाद हम आएंगे रुबीडियम पे। नाम से समझ में आ रहा है कि रुबीडियम जो है एक मेटल है। तो व्हाट इज रुबीडियम? रुबीडियम इज अ मेटल। तो रुबीडियम एक मेटल है, तो ये आपका आ जाएगा मेटेलिक सॉलिड। उसके बाद हम आ रहे हैं जे पे। जे हमारा सामने दिख रहा है आर्गन। जो आपका पहला वाला टाइप था मॉलिक्यूलर सॉलिड, उसमें से नॉन पोलार, क्योंकि नोबल गैसेज आर नॉन पोलार, तो ये वाला हमारा आ जाएगा आर्गन में हम लिखेंगे नॉन पोलार MS, नॉन पोलार मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद हमारा आखिरी टाइप आ रहा है के आपको दिख रहा है सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड आपने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड में, जो कि इंसुलेटर है और हार्ड है। तो ये कौन सी कैटेगरी का आ गया? इसके बारे में आप लिख लें कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड, या कोवेलेंट ब्रैकेट में नेटवर्क सॉलिड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से देख लेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो चुका होगा, आपने कर लिया होगा। तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, या जो बोर्ड में नया पैटर्न आ रहा है 1 वर्ड आंसर का। अभी आपकी अब जो एक मतलब सीरीज़ चलेगी यूट्यूब पे, आप सबको बहुत ज़्यादा शेयर करना है, उसको अपनी नॉलेज को देना है दूसरों को भी, कि अपन पूरा जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न आए हैं 2021 के जो बच्चे देंगे उसके ऊपर पूरा टेस्ट किस तरह से होंगे वो पूरी सीरीज़ में चलाने वाली हूँ यूट्यूब पे हर चैप्टर वाइज, जो कि आपको मतलब जो बच्चे ने वो सीरीज़ अटेंड कर ली है यानी वो बच्चा फाइनल में टॉप कर सकता है, क्योंकि पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है, जैसे आपको पता है ये बात। तो अब हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ रहा है। पर लिखेंगे आप मेरे साथ साथ, मैं पढ़ती जाऊंगी और आप लिखते जाएंगे। सॉलिड ए, ब्रैकेट में ए करें, इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इज अ वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन molten state. तो again solid A is a very hard electrical insulator in solid as well as in molten state and melts at extremely high temperature and melts at extremely high temperature. What type of solid is it? आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से डाल सकते हैं, एक दफ़ा पढ़ लें उसको, ध्यान रखेंगे जो आपके पास टाइप्स है और आप उसका कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। ये 1 वर्ड आंसर जो बोर्ड कह रहा है उसमें का एक क्वेश्चन है ये। तो आपके पास मॉलिक्यूलर हैं, आपके पास आयोनिक हैं, आपके पास मेटैलिक हैं और आपके पास कोवेलेंट नेटवर्क हैं। आधा आधा आंसर दिख रहा है मुझे, इसका एक्चुअल आंसर बताएं क्या है। जो वेरी हार्ड है वो कोवेलेंट है, वो इंसुलेटर है, क्योंकि बच्चे को वेरी हार्ड से मेटालिक भी लग सकता है, बट मेटालिक इंसुलेटर नहीं होता मॉल्टन फॉर्म में। ये इंसुलेटर हैं सॉलिड स्टेट में भी और मॉल्टन फॉर्म में भी। और एक और बात इनके बारे में बताई गई कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई है। तो ये आपको मैंने बताया था, कार्बाइड, नाइट्राइड, ये सब जो होते हैं इनके बहुत हार्ड होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो द आंसर सॉलिड ए क्या होगा? इट इज़, ये आंसर है हमारा, इट इज़ कोवेलेंट, it is covalent network, it is covalent network solid, it is covalent network solid है ये। एग्जाम्पल भी चाहो तो एक आध लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल SiC, Al, कुछ भी एग्जाम्पल जो अपन ने पढ़ी थी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्लास 10 का बच्चा भी अगर मैं बुलाऊंगी तो वो सही आंसर इसका देगा। क्या लिखा है? आयोनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट
बट नॉट इन सॉलिड स्टेट वाई। जल्दी से आप ये क्वेश्चन अपनी कॉपी में डाल देंगे पहले, ताकि अपन इसका आंसर लिखेंगे, और आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर भी लिख सकते हैं कि आयोनिक सॉलिड जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं मॉल्टन फॉर्म में, बट सॉलिड स्टेट में वो नहीं करते। बिल्कुल सही जवाब लग रहा है मुझे, कुछ बच्चों के दिमाग तो चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिसिटी दो वजहों से होती है। एक होती है इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, और एक होता है इलेक्ट्रिसिटी इज ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड फॉर्म में आयंस फर्निश नहीं करते, जैसे ही आप उनको एक्वस सॉल्यूशन में डालते हो तो वो आयंस रिलीज करते हैं, है ना। तो आयोनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन वाई ड्यू टू फॉर्मेशन या रिलीज ऑफ आयंस। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आयोनिक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट मॉल्टन स्टेट में करते हैं बट इन सॉलिड स्टेट में नहीं करते। तो अपन लिखेंगे बिकॉज इन molten state they furnish ions, है ना। because in molten state they furnish ions। molten state में ये क्या करते हैं, ये ions को furnish करते हैं। because in molten state they furnish ions, ये ions देते हैं। और सॉलिड स्टेट में आयंस तो होते हैं बट दे आर नॉट फ्री टू मूव। बट इन सॉलिड सॉलिड द आयंस तो होंगे सॉलिड में भी, आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। समझ गए आप लोग। अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेलेबल एंड डक्टाइल। इसका भी 1 वर्ड आंसर वाला क्वेश्चन है ये, बट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखते से ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं मेलेबिलिटी की और डक्टाइल की, आप बहुत पहले से अपनी मिडिल क्लासेस जो होती थी आपकी 7th 8th से आप समझ रहे हैं। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ये मेटालिक सॉलिड है, और मेटालिक सॉलिड की एक स्पेशल फीचर है कि वो मतलब मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हैं। तो आंसर आएगा मेटालिक सॉलिड। सो दीज आर अच्छे क्वेश्चन है, दीज आर फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस लेक्चर जो हमने पढ़ा था, जिसका नाम क्या था, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। उनके ऊपर ये क्वेश्चन आपके बेस हैं। तो अब ये क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं इस चैप्टर के। अमरफस क्रिस्टलाइन खत्म हुआ है अभी। अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, उसका नाम है क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। इस टॉपिक जो हम अब पढ़ेंगे, इसके बारे में ज़रा सा मैं आपको बताना ये चाह रही थी कि जैसे आप सब जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, सबके घर हैं, मेरा भी एक घर है, आप लोगों के भी घर हैं। तो हर बंदे का एक घर होता है जहाँ वो रहता है। ऐसे ही सॉलिड्स जो होते हैं, भले वो कोई से भी सॉलिड है, मतलब क्रिस्टलाइन की बात की जा रही है एक्चुअली, क्योंकि मैंने आपको एक्चुअल बताया था कि जो ट्रू सॉलिड होते हैं वो कौन होते हैं, वो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उन्हें ही ट्रू सॉलिड कहा जाता है। अदरवाइज अमरफस सॉलिड को तो अपन क्या कहते हैं, सीडो सॉलिड कहते हैं, या हम उनको कहते हैं वोलेटाइल लिक्विड भी कह सकते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हैं आपके, उनका बारे में अब हम क्या देख रहे हैं कि उनका घर होगा। जैसे आपका एक घर है, ऐसी एक सॉलिड का भी घर होता है, तो उसे कहा जाता है लेटिस। आपके घर में कमरे होते हैं, रूम्स होते हैं, उन्हें कहा जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ सॉलिड यूनिट सेल। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो आप हेडिंग डालेंगे क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल के बाद फिर साइड हेडिंग डलेगी, अपन को पढ़ना है क्रिस्टल लेटिस। जल्दी से आप इतना लिख लें ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं और आपको इनकी छोटी छोटी एक डेफिनेशंस हैं जो हम आपको देना चाह रहे हैं। स्पेस लेटिस भी इसको कह सकते हैं ना, इसमें इनको स्टेट्स लेटिस भी कह सकते हैं, वो नाम भी अपन लिख देंगे आपको।
अगर चाहें तो आप क्रिस्टल लेटिस जहाँ लिखा है वहीं पर आप ब्रैकेट में लिख लें स्पेस लेटिस। तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं स्पेस लेटिस। अब ये क्या है, जैसे मैं आपको, अगर आपके घर में टाइल्स लगे हैं सपोज, जो आजकल बहुत फैशन है, बड़े बड़े अच्छे बिल्कुल शाइनिंग करने वाले टाइल्स लगे होते हैं, आप हमेशा देखेंगे घर में जो टाइल्स एक पैटर्न फॉलो करता है। वो टाइल्स लगाने वाला एक बंदा आता है जो कि हर कोई नहीं लगा सकता, वो एक पैटर्न फॉलो करता है कि भाई यहाँ पर इतने आएंगे, फिर इस साइड इतने आएंगे, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो होता है। वो पैटर्न जब पूरा फॉलो हो जाता है तो 2D का एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसे जब घर बनता है हमारा तो एक पैटर्न फॉलो होता है कि इसके अंदर यहाँ हॉल होएगा, यहाँ पर कमरे होंगे, यहाँ पर किचन होएगा, पूरा एक सिस्टमेटिक मतलब चार्ट होता है। ऐसे ही जो आपका क्रिस्टल है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, यानी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मे बी एटम्स, मे बी आयंस, मे बी मॉलिक्यूल्स, कुछ भी इनमें से जो हैं, वो उनका जो अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशनल में, उन सारे पार्टिकल्स एक पर्टिकुलर अरे ऑफ पॉइंट्स, जैसे पॉइंट यानी पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉइंट से, अरे ऑफ पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स का अरेंजमेंट, इस तरह से वो अरेंज होते हैं 3D में। इसे कहा जाता है क्रिस्टल लेटिस। जैसे किसी का घर है उसमें 3 BHK है तो 3 रूम होंगे, एक हॉल होगा, 2 वॉशरूम होंगे, एक किचन होगा, ये पूरा जो अरेंजमेंट है इसे कहा जाएगा उसका घर 3D में। ऐसे ही क्रिस्टल के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, विच में भी एटम्स, विच में भी आयंस, विच में भी मॉलिक्यूल्स, इनका जो अरेंजमेंट है 3 डायमेंशन में, अरे ऑफ पॉइंट्स में, इसे कहा जाता है क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस। आई बात समझ? तो अब अपन एक डेफिनेशन डालने वाले हैं क्रिस्टल लेटिस की या स्पेस लेटिस की, एक डेफिनेशन डालने वाली है अपन की। वो डेफिनेशन आप लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज 3 डायमेंशनल अरे मतलब एक अरेंजमेंट of points which may be atoms, molecules or ions। ठीक है, तो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस। क्रिस्टल लेटिस और स्पेस लेटिस, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं एक सिंपल से एक डायग्राम बना रही हूँ, आप चाहो तो बनाना, नहीं चाहो तो कोई जरूरत नहीं बनाने की, वैसे समझा रहे हैं। जैसे एक ये क्रिस्टल लेटिस है फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है, ये एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट है। आपको एक 3 डायमेंशन में एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट दिख रही है, ये क्रिस्टल लेटिस है। इस क्रिस्टल लेटिस का एक पार्ट ये इसे कहेंगे अपन यूनिट सेल। यूनिट सेल जब इकट्ठा पूरी जम जाएंगी, जब इकट्ठा पूरी यूनिट सेल को अपन देखेंगे तो टोटल जो यूनिट सेल होंगी जब वो पूरी जमा हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा आपका क्रिस्टल लेटिस या स्पेस लेटिस। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल क्या होगा, इट इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द लेटिस विच व्हेन रिपीटेड इटसेल्फ यू विल बी गेटिंग द लेटिस। तो ये पूरा लेटिस है, दिस फुल अरेंजमेंट इज लेटिस, और ये अकेला एक जो है ये दिस इज यूनिट सेल। आप चाहें तो बना सकते हैं, ऐसे रफली एक तरफ बना लें जल्दी से, फिर अपन डेफिनेशन डाल देंगे। काय की डेफिनेशन डाल देंगे अपन डाल देंगे यूनिट सेल की डेफिनेशन। ओके, सो आई होप कि आपने ये बना लिया होगा। अब हम डेफिनेशन डाल देते हैं यूनिट सेल की। नेक्स्ट स्लाइड हेडिंग रहेगी आपकी यूनिट सेल। ये मैं मिटा देती हूँ, यहीं पर अपन डेफिनेशन लिख लेंगे यूनिट सेल की। So we can write the definition of unit cell that it is the smallest portion of the lattice
It is the smallest portion of the lattice which when repeat itself form the lattice. जब वो रिपीट हो जाता है तो क्या बन जाता है, बहुत से यूनिट से एक साथ रिपीट हो जाते हैं तो क्या बन जाता है हमारा क्रिस्टल लैटिस. सो प्लीज राइट ऑन द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल. ठीक है. ओके. अब हम पढ़ेंगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसी से रिलेटेड है. अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे क्रिस्टल लैटिस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि हर पॉइंट जो क्रिस्टल लैटिस में है, कोई भी पॉइंट यानी कोई एटम आयन, उसे हम कहते हैं लैटिस साइट, SITE, डी नहीं, साइड नहीं, साइट. तो ईच पॉइंट इन अ लैटिस को हम कहते हैं, अभी लिखवाएंगे, पहले समझ लो आप. ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट. लैटिस पॉइंट्स आर दी एटम्स, there may be like any particle which may be atom, ion और molecule. ये पॉइंट्स या लैटिस साइट जब इकट्ठे अरेंज हो जाते हैं, एक से एक जुड़ जाते हैं, तो हमें 3 डायमेंशन में क्रिस्टल लैटिस मिल जाता है. तो अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट साइड हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस. तो नेक्स्ट साइड हेडिंग विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ lattice of crystal lattice, characteristics of crystal lattice. Characteristics of crystal lattice मतलब घर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि घर के अंदर हर बंदा जो है उसे अपन कहते हैं ह्यूमन बीइंग. तो ऐसे ही क्रिस्टल के अंदर जो भी पॉइंट है उसे क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट. तो ईच पॉइंट, पहला कैरेक्टरिस्टिक, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड, ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट. ठीक है. हर पॉइंट लैटिस के अंदर उसे कहा जाता है, उसका नाम है लैटिस साइट या लैटिस पॉइंट. ठीक है. अब ये जो पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक पार्टिकल को, है ना. तो ईच पॉइंट, ईच लैटिस पॉइंट, each lattice point represent a particle represent a particle. ठीक है. तो each lattice point represent a particle which may be atom, ion और मॉलिक्यूल. सो हर लैटिस पॉइंट एक पार्टिकल रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है. दिस इज द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैटिस क्रिस्टल लैटिस. अब लास्ट क्या है कि जो लैटिस पॉइंट्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन में ये सब ज्वाइन करते हैं टू गिव द क्या, ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल. तो थर्ड पॉइंट, लास्ट पॉइंट, lattice points join together in a straight line to give the geometry of the complex, to give the geometry of the crystal. So these are very important points
रिप्रेजेंटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। जल्दी से आप फटाफट पॉइंट्स को दोहरा लें, एक दफ़ा देख लें अपने आप कि क्या आपने इन पॉइंट से समझा है। ओके, अब इसी की तरह जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्रिस्टल लैटिस के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे ही हम पढ़ेंगे यूनिट सेल जो आपने पढ़ी है, जो कि स्मॉलेस्ट पोर्शन था, अभी आपने पढ़ा था, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस, जो कि जब ज्वाइन होगा एक साथ सारे यूनिट सेल तो क्या दे देगा आपको, क्रिस्टल लैटिस। तो अब अपन हेडिंग डालेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। तो नेक्स्ट हेडिंग विल बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट सेल। एक मिनट पेन रख देंगे आप और सुन लेंगे अच्छी तरह कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। यूनिट सेल एक स्मॉलेस्ट पोर्शन है लैटिस का, उसके लिए दो हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये 3D में बात चल रही है, जैसे इस रूम में आप हैं, अभी आप देखें अगर तो एक तो ये बोर्ड, जैसे ये बोर्ड है, अगर एक तो ये साइड है पूरा, है ना, एक आपका ये साइड है, ठीक है, करेक्ट, और एक आपका कमरे में जैसे ये साइड और एक आपका ये साइड 3D में एक ऐसा साइड है, एक ऐसा साइड है और एक वर्टिकल। तो कोई भी यूनिट सेल 3D में होती है, तो एनी यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 एक्सिस। अपन उनके नाम रख सकते हैं ABC, और हर 2 एक्सिस के बीच में एक एंगल आएगा, तो बाय 3 एंगल्स ऑल्सो विच मे बी द नेम, वी कैन गिव द नेम अल्फा, बीटा एंड गामा। और ये जो 3 एक्सिस हैं ये ज़रूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर हैं, दे मे बी परपेंडिकुलर और दे मे नॉट बी परपेंडिकुलर। तो ये आपके यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स अपन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक अपन लिखेंगे एनी यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनी, फर्स्ट लिखेंगे अपन एनी यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड, any unit cell is characterized by 3 axis, edges कह सकते हैं अपन, उनके नाम भी दे देते हैं A, B, C, which may or may not be परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ईच यूनिट सेल या एनी यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाउ मेनी एक्सिस और एजेस, 3 एक्सिस या एजेस, जिनका नाम दिया है ABC। दीज एजेस मे बी परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। सेकेंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यूनिट सेल का, it is also characterized by 3 angles alpha, beta and gamma between the edges, correct? So it is also characterized by 3 angles, क्या नाम है उन एंगल्स का, अल्फा, बीटा, गामा, बिटवीन द एजेस के बीच में। और मैं आपको अभी एक बना के बताती हूँ ताकि आप ये चीज़ जो लिखी है आपने इसको एक डिपेक्ट करती हूँ मैं एग्जाम्पल से, ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए। ठीक है, सो वी आर डूइंग द सेम, वी आर ड्राइंग वन डायग्राम हेयर ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके चिल्ड्रन, चलिए अब अपन यहाँ पर एक डायग्राम बना रहे हैं ताकि ये बात जो लिखी है आपने बुकिश लैंग्वेज you can understand by taking a very good geometrical shape यहाँ बना रही हूँ मैं, जिससे आपको ये बात समझ आएगी। जैसे मान के चलें कि जो हमारी यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है। फॉर एग्जांपल मेरी जो यूनिट सेल है वो क्यूबिक यूनिट सेल है, तो वो क्यूबिक यूनिट सेल को मैं बना रही हूँ पहले। ये मेरी क्यूबिक यूनिट सेल है, ठीक है, ये एक यूनिट सेल है।
इस तरह का एक क्रिस्टल है जिसमें बहुत से क्यूब हैं, वो एक साथ जुड़ के पूरा क्रिस्टल लेटिस बना रहे हैं। हमने कहा कि एक यूनिट सेल कैरेक्टराइज हो रही है ABC से, तो एजेस हैं, जैसे मान के चलो ये एक पॉइंट ले लिया आपने, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस में ये A लगा दिया, ये वर्टिकल वाले को आपने B लगा दिया, इसको आपने C लगा दिया। अब हर दो एजेस के बीच में एक एंगल आएगी, सपोज जैसे कुछ भी नाम रख सकते हो, ये अल्फा बना दिया, इसे आपने बीटा बना दिया, इसको आपने गामा बना दिया। तो ये आपकी एजेस हो गए 3 और ये आपके एंगल्स हो गए अल्फा बीटा गामा। यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन योर कॉपी ऑल्सो। ओके चिल्ड्रन, हरी अप। ओके, ओके। अब आज की क्लास का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आपको एक टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ, इसी सब कुछ एक से रिलेटेड है वो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ये टॉपिक अलग है। जो ये टॉपिक पढ़ना है इसी से रिलेटेड आगे वाला टॉपिक है। जो यूनिट सेल हैं उनके हम आपको टाइप बता रहे हैं। तो जो यूनिट सेल होती है दो तरह की, मतलब मेन ब्रॉड कैटेगरी, जैसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन में दो हैं, एक है प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक है सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान से सुनना, पहले मैं इस रूम से समझा रही हूँ। जैसे आपका जो रूम है नॉर्मली क्यूबिक है अपना, क्यूबिक के जैसा। अब आप अगर एक क्यूब के अंदर कॉर्नर्स देखेंगे, जैसे मैं इस रूम में ऊपर देख रही हूँ, तो 1 2 3 4 4 ऊपर है कॉर्नर, ऐसी 1 2 3 4। तो किसी भी क्यूब में या उस जैसे स्ट्रक्चर में 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स? 8। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होती है, जिसे एक और नाम दिया जाता है केमिस्ट्री में सिंपल यूनिट सेल। वो एक ऐसी यूनिट सेल होती है जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। तो अगर आपके पार्टिकल्स यानी एटम, आयन या मॉलिक्यूल, वो कहाँ लोकेटेड होते हैं? ओनली एट द कॉर्नर्स अगर, तो उसे कहा जाएगा प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। और उसी की तरह दूसरी जो कैटेगरी है, दो में डिवाइड करा है, सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल में कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल सब में रहते हैं, उसके अलावा किसी भी सेंटर में भी पार्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। तो अब आप एक काम करेंगे, आप एक हेडिंग डालेंगे, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो क्या साइड हेडिंग डली है आपकी? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो अपन लिखेंगे 1 प्रिमिटिव ब्रैकेट में एक और नाम है सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, प्रिमिटिव, इसका एक और नाम क्या है? सिंपल। प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल, वहां पर डेफिनेशन लिखेंगे, हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अब अगर आपसे कोई पूछे कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, देयर में बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल। तो हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक जगह लिख देते हैं ब्रैकेट में, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स, कुछ भी इनमें से। सो हियर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो कि एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल्स हैं, आर प्रेजेंट एट दी कॉर्नर्स ओनली। यहाँ पर पार्टिकल जो हैं सिर्फ कहाँ रहते हैं? सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते हैं। इसका एक अपन डायग्राम भी डिपिक्ट करेंगे साथ में, वही जैसे अभी आपने यूनिट सेल बनाई थी, वो मैं क्यूबिक यूनिट सेल जैसी बना रही हूँ बिल्कुल। और उसके अंदर आपको खुद दिख रहा है, समझ भी रहे हैं अपन, आंसर मतलब डायग्रामेटिकली भी अपन को दिख रहा है कि यहाँ पर अगर गौर से आप देखोगे तो आपको 8 कॉर्नर्स, यहाँ पर आराम से आपको कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं? आपको यहाँ पर 8 कॉर्नर्स दिख रहे हैं। तो मैं आप कॉर्नर्स को अपन, यहाँ पर एक पार्टिकल बैठा है, ये ऐसा अपन ऐसे पार्टिकल को शो करेंगे स्पॉट से। तो ये हमारी जो सेल है, ये कौन सी सेल है बेटा? ये हमारी प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिमिटिव यूनिट सेल?
is that cell where the particle which may be atoms, ion or anything, they are present at the corners only. सिर्फ corners पे particles होंगे, तो उसे कहा जाएगा कौन सी सेल? प्रिमिटिव यूनिट सेल. ओके, हो गया. अब हम लिख रहे हैं 2 हमारा आएगा सेंटर्ड यूनिट सेल. सेंटर्ड यूनिट सेल ये फिर फर्दर डिवाइड होगी 3 पार्ट में, लेकिन अभी जनरली इसका डेफिनेशन हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि सेंटर्ड यूनिट सेल एक वो यूनिट सेल होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो होते ही हैं, उसके साथ साथ अदर पोजीशंस पे भी होते हैं, अदर देन कॉर्नर्स ऑल्सो. तो अपन इसकी डेफिनेशन लिखेंगे. हियर द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट at the corners. Here the particles are present at the corners as well as at other positions also. corners के अलावा भी अलग positions पे भी मिलते हैं. तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई. अब हमें मालूम होना चाहिए कि जो सेंटर्ड यूनिट सेल है आपकी, ये फर्दर डिवाइड होगी 3 पार्ट में. तो वी कैन से फ्रॉम न्यू लाइन 1 स्टार वी कैन राइट सेंटर्ड यूनिट सेल इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप. इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. कितने टाइप्स में क्लासिफाइड हो रही है? ये 3 टाइप्स में क्लासिफाइड हो रही है. कौन सी? सेंटर्ड यूनिट सेल इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. अब वो हम टाइप्स पढ़ रहे हैं एक एक करके. नाउ पहला जो इसमें टाइप होगा उसको अपन लेते हैं फेस सेंटर्ड. अच्छा, अपन नॉर्मली जनरल जो अपन पढ़ रहे हैं वो क्यूबिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो अपन क्यूबिक से ही मतलब पढ़ेंगे अपन. तो पहली वाली अपन लेंगे इसका ए, सेंटर्ड यूनिट सेल का ए होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल जिसका सिंबल है FCC. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का सिंबल है FCC. F फॉर फेस, C फॉर सेंटर्ड एंड नेक्स्ट C फॉर क्यूबिक. ध्यान से समझेंगे. मैं आपको इस वाले रूम से अगेन समझा रही हूँ ताकि बहुत अच्छा लगेगा समझना. आपका एक क्यूब में हाउ मेनी फेसेस आर देयर? इतना मैथ्स हम सब जानते हैं प्राइमरी क्लासेस से. 6 फेसेस हैं. अगर आपको ज़रा भी डाउट है, एक ये वाली दीवार, एक इधर वाली, एक ऊपर, एक नीचे, एक मेरे पीछे और एक मेरे जस्ट सामने. तो किसी भी क्यूब में कॉर्नर्स 8 होते हैं और फेसेस 6 होती हैं. अब आप ऐसे एज्यूम करो, ये जो दीवार है पूरी, ये दीवार है, इसके बीच में एक पार्टिकल बैठा है. अगर 6 फेसेस हैं, हर फेस के सेंटर पे एक पार्टिकल अगर बैठा है अदर देन कॉर्नर्स के 8 में तो बैठा ही बैठा है, तो उसे कहा जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. कितना आसान है पर कितना इंटरेस्टिंग. अब इंटरेस्टिंग शुरू हो रहा है चैप्टर. तो अब अपन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर डेफिनेशन डालेंगे. हियर द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स. हियर द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as at the center, as well as at the center of each face. ठीक है. पार्टिकल्स कॉर्नर पे है और हर फेस के सेंटर पे भी एक पार्टिकल है. तो इसका मैं डायग्राम
ये तो बना, इसी पे बना देती हूँ ये वाला, फिर बाकी दो के अलग बना दूंगी। ये एक क्यूबिक यूनिट सेल है, कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स हैं। अब मैं पार्टिकल्स कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर पे, आप पहले देखें, ये एक फेस है ऊपर, एक ये नीचे, एक ये इधर वाली इसकी जस्ट इधर, एक ये पीछे और एक ये आगे। तो हाउ आई विल ड्रॉ द, ये एक पार्टिकल बनाया मैंने, एक पार्टिकल मैंने ये बना दिया, एक इधर बनाया मैंने, एक यहाँ बनाया हर फेस के सेंटर पे, एक ये पीछे वाली के लिए ऐसे बना दिया और ये आगे वाली के लिए ऐसे बना दिया। सो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल डायग्राम ऑफ FCC यूनिट सेल। तो क्या है ये, कौन सी यूनिट सेल है? दिस यूनिट सेल को हम नाम दे रहे हैं FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 टाइप्स में है। सेंटर्ड यूनिट सेल वो सेल होती है जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर के साथ साथ किसी भी अलग जगहों पे होते हैं। उसमें से पहला हमने पढ़ा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसकी डेफिनेशन लिखी गई है कि जहां पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर्स पे एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ये हमने बता दिया था आपको। इसके साथ साथ आपने ये डायग्राम भी पढ़ लिया। अब आपका बी आएगा। बी जो हम पढ़ेंगे बेटा वो होगा आपका बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का जो सिंबल है हमारा वो है BCC। B फॉर बॉडी, C फॉर सेंटर्ड, द नेक्स्ट C फॉर क्यूबिक यूनिट सेल। बहुत आसान। ये कमरा है हमारा क्यूबिक यूनिट सेल। इसके कॉर्नर्स पे तो बैठे ही रहेंगे, कॉर्नर्स पे तो पक्का कंडीशन है कि कॉर्नर्स पे तो रहना ही रहना है, उसके अलावा कहीं और। तो 8 कॉर्नर्स पे एक पार्टिकल बैठे हैं और एक पार्टिकल बिल्कुल बीच में, इस रूम के बीच में कोई बैठ जाए आके। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ BCC? द यूनिट सेल वेयर द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट वेयर एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर, बॉडी के बिल्कुल बीच में। ये हो गई आपकी BCC। तो क्या डेफिनेशन डालेंगे आप लिख लो, मैं डिक्टेट कर देती हूँ ताकि मैं डायग्राम यहाँ बना लूंगी। तो डेफिनेशन लिखें आप, हेयर द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, हेयर the particles are present at the corners, here the particles are present at the corners as well as one particle at body center, as well as one particle at body center। तो अब मैं यहीं पर बना रही हूँ इसको भी, BCC को भी अपन यहीं बना लेते हैं। ये आपका BCC बन रहा है इस टाइम। सारे क्यूबिक यूनिट सेल अपन बना रहे हैं। अब हम इसको जब डायग्रामेटिकली डिपेक्ट करेंगे तो कॉर्नर्स पे तो जैसे आपको पता ही है कि कॉर्नर्स पे तो हमेशा ही पार्टिकल्स रहते हैं। ये कॉर्नर्स पे तो ऑलरेडी पार्टिकल्स आर देयर एट दी कॉर्नर्स, बट एक पार्टिकल हम डिपेक्ट करेंगे बिल्कुल बॉडी के सेंटर में। तो बॉडी के सेंटर में जो पार्टिकल है वो ये है, ऐसे ऐसे का पार्टिकल को एक आप बॉडी सेंटर में डिपेक्ट कर देंगे। सो दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, सेकेंड टाइप ऑफ BCC, दैट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। सो आई होप कि आपको FCC भी समझ में आ गया, आपको BCC भी समझ में आ गया। अब आ रहा है आपका थर्ड वाला। थर्ड हमारा जो है C है, वो है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ECC, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल ECC। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, ध्यान से सुने, बहुत आसान है। यहाँ पर भी पार्टिकल जैसे यूजुअली अपन को पता है कि कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, उसके अलावा कोई भी 2 अपोजिट फेसेस पे, एनी 2 अपोजिट फेसेस पे कोई भी 2 ले लो, जैसे ऊपर और नीचे ये 2 अपोजिट फेसेस हैं, उनके सेंटर पे पार्टिकल है, या ये वाली ले लो या आगे वाली पीछे वाली, कोई सी भी, एनी, इट इज नॉट कंडीशन के कौन सी लेना है। तो यहाँ पर अपन डेफिनेशन लिखेंगे आप एंड सेंटर्ड यूनिट सेल की। हियर द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स, जल्दी लिख लें, हियर द पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स as well as at the center of any 2 opposite faces, as well as at the center of any 2
opposite faces. तो क्या लिखेंगे अपन? Here the particles are present at the corners as well as at the center of any two opposite faces. तो यहाँ पर हमने पार्टिकल्स पे बना लिए, सारे कॉर्नर्स के पार्टिकल को भर दिया हमने, ये ऐसा हमने कर दिया। और उसके बाद कोई सी भी आप दो ले लें, जैसे मान के चलो ये और ये ले लेते हैं, तो एक यहाँ पर पार्टिकल है, जस्ट इसके अपोजिट फेस के एक सेंटर पे फिर पार्टिकल है, तो ये आपका ECC हो गया और ये वाली आपकी BCC हो गई और ये आपकी FCC। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही अच्छी तरह वो समझाया गया है और बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया गया है। बट आपसे यही मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अच्छी तरह से अब रिवाइज करें सारे। ये 4th लेक्चर है सॉलिड स्टेट का, आप लोग बना लें, ये 4th लेक्चर है सॉलिड स्टेट का। अब जो लेक्चर आ रहे हैं आगे वो सब इससे रिलेटेड है, अब सब समझने के बहुत ज़्यादा आ रहा है और इंटरेस्टिंग भी होएगा वो, उसमें ज्योमेट्री लगाना पड़ेगी, उसमें एज्यूम करना पड़ेगा। बट वो सब जब करेंगे जब आप 1 से लेके 4 तक पूरे रिवाइज कर चुके होंगे और मेरे साथ चल रहे होंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हर वीडियो में एक ही बात बोली जाती है जो कि आप शायद नहीं करते सारे लोग, कि आप वीडियो को लाइक करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी नॉलेज को क्यों नहीं शेयर करते, आई डोंट नो। बल्कि मैं आपसे एक बात और कह रही हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें कि DSE टीम जो है वो स्टार्ट करने वाली है एक बहुत ही बड़ा, जैसे कहते हैं ना कि बैंक, क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर 2021 के क्वेश्चंस कैसे करे जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव 50% आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस यहाँ पर क्लासरूम में करवाई जाएगी और आपको उससे मज़ा आएगा, आपको देखने को मिलेंगे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर चैप्टर वाइज। सो विद दिस कोट आई वांट टू फिनिश द क्लास। गॉड ब्लेस यू, स्टे हेल्दी, ऑल द बेस्ट।